हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अरबिंदो क्लासेस में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द अपकमिंग बीपीएससी 67th मेंस एंड द सीडीपीओ मेंस एग्ज़ाम। एंड यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा हाल के दिनों में न्यूज़ में रहा है और इसे आप अपने सिलेबस के GS1 से कोरिलेट कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं आज का यह इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आगे बढ़ने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम आज किस ढंग से सिलसिलेवार ढंग से डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यह टॉपिक न्यूज़ में क्यों था। हंगर जानेंगे, हंगर होता क्या है, स्टेटस ऑफ ग्लोबल हंगर क्या है, वर्ल्ड वाइड हंगर के काउजेस क्या हैं, साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर इसे भी हम देखेंगे, इसके क्या क्या प्रोबेबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, वे फॉरवर्ड में हम क्या लिखेंगे एंड इस टॉपिक को कंक्लूड कैसे करेंगे। तो मैंने वो सारे इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंटर्स हो सकते हैं वो सारे इंक्लूड किए हैं। यह टॉपिक न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि UN ने एक बात कही है कि ग्लोबल हंगर जो है अब यह बढ़ता हुआ चला जा रहा है, इट इज़ ऑन द राइज। हमने बहुत मेहनत की थी दशकों तक इसे कम करने के लिए, वह ट्रेंड अब रिवर्स हो चुका है। और ऐसी बात UN ने कहाँ कही है, तो एक रिपोर्ट आता है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2022, इसे रिलीज़ किया था ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस। इसी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है। अब हम देखते हैं कि हंगर होता क्या है। हंगर अकॉर्डिंग टू UN हंगर रिपोर्ट, हंगर एक ऐसा टर्म है जिसमें हम जो पॉपुलेशन है वो एक ऐसे दौर से गुजर रही होती है जब वो सेवियर फूड इनसिक्योरिटी को एक्सपीरियंस करती है। और यह सेवियर फूड इनसिक्योरिटी होता क्या है, जब वह पॉपुलेशन फॉर इंटायर डे बिना कुछ खाए गुजार देती है। और वो उसे खाना क्यों नहीं मिलता, इसके कारण ये बताते हैं कि ड्यू टू लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ एक्सेस टू फूड, या फिर अदर रिसोर्सेज तक एक्सेस इनका नहीं है, इसलिए इन्हें पूरे दिन जब भूखा रहना पड़ता है तो ऐसी स्थिति को हम सेवियर फूड इनसिक्योरिटी कहते हैं। और कहते हैं कि वह जो पॉपुलेशन है वो हंगर एक्सपीरियंस कर रही है। नाउ वी विल सी द स्टेटस ऑफ ग्लोबल हंगर अराउंड द ग्लोब। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस के अनुसार एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी को दुनिया में लगभग 19 करोड़ से ज़्यादा लोग एक्सपीरियंस करते हैं और यह 19 करोड़ लोग दुनिया के 53 देशों में रह रहे हैं। यह जब बात मैंने की एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी की तो 19 करोड़ हैं, लेकिन जब मैं सिर्फ केवल फूड इनसिक्योरिटी की बात करूं तो इस कैटेगरी में लगभग 237 करोड़ लोग आते हैं। और यह 2020 का आंकड़ा है, हो सकता है यह वैल्यू आज के डेट में और बढ़ ही गया हो। हंगर हॉट स्पॉट्स यदि हम देखें दुनिया भर में तो इसमें इथियोपिया, नाइजीरिया, साउथ सूडान, अफ़गानिस्तान, सोमालिया और यमन जैसे देश आते हैं। लेकिन इस हंगर हॉट स्पॉट को समझने के लिए हम इस मैप को देख लेते हैं जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 के साथ पब्लिश किया गया था। मोस्टली हम पाते हैं कि अफ्रीका के मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ जो हैं हंगर स्ट्रिकन हैं, एंड कुछ ही देश हैं जो कि इस लिस्ट में शामिल नहीं हैं, लाइक यह लीबिया इस लिस्ट में ही शामिल नहीं किया गया है क्योंकि वहाँ हंगर नहीं है। यदि हम साउथ एशिया की तरफ रुख करें तो मोस्ट ऑफ द साउथ एशियन कंट्रीज़ में हंगर है, लेकिन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में साउथ एशिया के कंट्री के मुकाबले कम हंगर है। और यदि आप इस मैप को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि नॉर्थ कोरिया हंगर स्ट्रिकन है, बट साउथ कोरिया इस लिस्ट में ही शामिल नहीं है। सो यह अच्छी बात है, लिस्ट में शामिल होना कोई प्राउड मोमेंट नहीं है। और यदि हम अफ्रीका की तरफ वापस देखें तो एक सोमालिया, यह जो कंट्री है इकलौता देश है जो कि लाल रंग में हमें दिख रहा है, जहाँ की एक्सट्रीमली अलार्मिंग कंडीशन है। और जहाँ कंडीशन जितनी ज़्यादा ख़राब होगी वहाँ उतना ही ज़्यादा लोग क्राइम भी करेंगे, वायलेंस भी करेंगे। इसलिए आपने सुना होगा सोमालियन पायरेट्स बहुत ज़्यादा दुनिया में फेमस हो गए हैं, इसलिए नहीं कि कोई अच्छा काम कर रहे हैं, ये जहाज़ों को लूटते हैं। जो भी इस रीजन से जहाज़ जाता है उसको वह लूटने का काम करते हैं। अब हाल के दिनों में इस पायरेसी पे भी रोक लगाई गई है। यदि हम यूनिसेफ की माने तो इसके अनुसार 5 साल से कम उम्र के लगभग 1 करोड़ 36 लाख बच्चे जो हैं वह सेवियर एक्यूट मॉल न्यूट्रिशन को फेस कर रहे हैं। अभी दुनिया भर में जो इनइक्वालिटी है वह बढ़ता हुआ चला जा रहा है और ऐसा डर है कि इस इनइक्वालिटी के कारण कहीं सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट ना दुनिया में आ जाए और यह ग्लोबल पीस के लिए कभी भी अच्छा नहीं होगा। अभी इनइक्वालिटी इतनी बढ़ गई है कि हम देखते हैं हमारे पास का एक देश है पाकिस्तान और एक हम हैं भारत, जो एक साथ आज़ाद हुए थे। लेकिन आप देखेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी इस तरह से चरमरा गई है कि दुनिया भर के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वह उनको लोन भी नहीं देना चाह रहे हैं। अब पाकिस्तान की सरकार ने अपनी जनता से अपील की है कि वह चाय ना पिएं, चाय की जगह जब मन हो तो वो सत्तू पी लिया करें ताकि उनका जो इम्पोर्ट कॉस्ट है वो कट किया जा सके।
अब इन सारी बातों का एक कंक्लूज़न हम यह भी निकाल सकते हैं कि इससे निश्चित तौर पे वहाँ के जो सिविलियन पॉपुलेशन है वह अपनी सरकार से खफा होती हुई चली जाएगी और यह सिविल अनरेस्ट को भी पैदा कर सकता है। और यह सिर्फ प्रॉब्लम पाकिस्तान में ही नहीं पैदा करेगी, कहीं ना कहीं यदि हमारे बगल का एक कंट्री अनरेस्ट है, वहाँ सिविल अनरेस्ट चल रहा है, तो भारत भी शांत नहीं बैठ पाएगा। भारत में भी आप देखेंगे कि आतंकवाद बढ़ता हुआ चला जाएगा, इन्फिल्ट्रेशन होगा। इसलिए इस इनइक्वालिटी को कम करना बहुत बेहद ज़रूरी है। लेकिन एक सत्य यह भी है कि यह इनइक्वालिटी कम तो नहीं हो रही है, हर साल यह बढ़ती ही चली जा रही है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को यदि हम देखें तो इंडिया का पोजीशन इसमें और नीचे गिर गया है। हम 7 स्थान नीचे गिर गए हैं और 116 देशों की इस लिस्ट में हमारा जो स्थान है वह 101 है। भारत और फूड इनसिक्योरिटी की यदि हम बात करें तो ऐसा है कि भारत दुनिया का लार्जेस्ट स्टॉक ऑफ ग्रेन रखता है, लेकिन फिर भी दुनिया के जो 25% फूड इनसिक्योर पॉपुलेशन है वह भी हमारे देश में ही रहते हैं। Now we will look into the causes of the worldwide hunger. The first one is violence and conflict. And UN इनको जो है प्राइम ड्राइवर बोलता है एक्यूट हंगर का। कॉन्फ्लिक्ट लेवल एंड वायलेंस 2022 में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं एंड इसलिए हम पाते हैं कि जो 60% ऑफ वर्ल्ड हंग्री पॉपुलेशन है यह उस रीजन में रहती है जहाँ कि वॉर एंड वायलेंस बहुत ज़्यादा हुआ है। और आपको बता दें हाल के दिनों में रशिया और यूक्रेन ये दोनों देश आपस में लड़े हुए हैं। यह वॉर करीब 5 से 6 महीने से चल रही है और अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। और रशिया और यूक्रेन जो हैं वीट के बहुत बड़े एक्सपोर्टर थे। रशिया पर कई सारे यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ ने सैंक्शन लगा दिए हैं और इसलिए रशिया अब अपने वीट को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा। यूक्रेन के जो ग्रेन फील्ड्स थे, उनके जो स्टोरेज फैसिलिटी थी, वो सारे तबाह किए जा चुके हैं। इसलिए यूक्रेन भी दुनिया की नीड को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा। बच गए बाकी हम इंडिया और चाइना, और इन दोनों देशों की पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा है कि इंटरनल कंजम्पशन ही बहुत ज़्यादा होती है। तो हम चाहकर भी जो है बाकी दुनिया की नीड को फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वी हैव टू फीड 138 करोड़ पीपल। और हमको अपने लोगों की पहले फूड सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना होगा। सेकेंड काउज इज डिस्प्लेसमेंट। कॉन्फ्लिक्ट हैज़ लेड टू न्यू वेव्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इट फोर्स्ड पीपल टू अबंडन देयर होम्स, लैंड्स एंड लाइवलीहुड्स। एंड इसके कारण क्या होता है, इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ फूड लोकली अवेलेबल इन देयर कम्युनिटीज़। अब केस देख लीजिए रशिया एंड यूक्रेन युद्ध का ही। रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया तो यूक्रेन से एक बहुत बड़ी आबादी जो है यूक्रेन से डिस्प्लेस होना शुरू कर दी, यूक्रेन से माइग्रेट होना शुरू कर दी। और यह माइग्रेट होकर कहाँ जा रहे थे, तो अपने आसपास के देश में, लाइक पोलैंड। अब पोलैंड में तो जो व्यवस्था पहले से बनी हुई है वह व्यवस्था थी वहाँ के पॉपुलेशन के लिए। अब एडिशनल जो लोग यूक्रेन से माइग्रेट कर वो जा रहे हैं पोलैंड में, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई थी। तो एक तरह से ये क्या हो जाएंगे, इनके कारण लोकली जो फूड पोलैंड में अवेलेबल है वहाँ वो शॉर्ट कर जाएगा, वहाँ उसकी कमी पड़ जाएगी। और इसलिए भी हंगर दुनिया में बढ़ रहा है। यही सिचुएशन हम इराक में भी देखे थे जब वहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। और हाल के दिनों में अभी देखें तो यमन और सीरिया, यह 2 देश ऐसे हैं जहाँ की जो क्राइसिस है, यह हंगर क्राइसिस, यह कॉन्फ्लिक्ट के कारण ही है। लगातार जो सऊदी अरबिया है वह अटैक करता है यमन पे और इसके कारण वहाँ कई सारे जो है सो जो स्टोरेज फैसिलिटी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब तबाह हो चुका है। द थर्ड रीज़न इज़ क्लाइमेटिक शॉक्स। क्लाइमेटिक शॉक्स ने सिर्फ लोगों की लाइफ ही तबाह नहीं की है, इसने क्रॉप्स को भी तबाह किया है। हर क्रॉप के लिए एक यूनिक क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए होती है जो आज बदल चुका है। हमारे यहाँ गेहूं की फसल के लिए हल्की ठंड चाहिए होती है, लेकिन अब ठंड हम देख रहे हैं कि जो वेदर कंडीशन है वह दिसंबर जनवरी में एक अलग ही पैटर्न फॉलो कर रहा होता है। इसलिए वीट की फसल भी प्रभावित हुई है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो हमारे कोस्टल सिटीज़ हैं, कोस्टल जो एग्रीकल्चरल फील्ड थे, वो अब समुद्र के नीचे चले जा रहे हैं, वो डूबते हुए चले जा रहे हैं। यदि डूब नहीं भी रहे हैं तो वहाँ की जो खेत है वह सलाइन होती हुई चली जा रही है। सो हमारा जो फूड ग्रोइंग कैपेसिटी था उस रीजन का वो घट चुका है। जो चौथा मेजर रीज़न हम देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड हंगर का, वह है कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 पैंडेमिक का जो एक मेजर कॉन्सिक्वेंस था वह था इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस के कारण
दुनिया में हंगर अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे बढ़ी है। लोगों की जो बाइंग कैपेसिटी थी वह काफ़ी घट गई। द फाइनल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न इज कॉस्ट ऑफ रीचिंग पीपल इन नीड। यह बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दुनिया में तो हंगर ऐसे बढ़ ही रहा था। उनकी हेल्प करने के लिए जब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम सामने आता है तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के सामने एक समस्या ये आती है कि 2019 के मुकाबले आज उन्हें 30% ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है लोगों तक पहुंचने के लिए। एडिशनल 42 मिलियन यूएस डॉलर का उनको कॉस्ट आ रहा है 2022 में हंग्री पीपल तक पहुंचने के लिए। नाउ वी विल लुक इनटू द साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर। हंगर ट्रैप्स पीपल इन साइकिल ऑफ पॉवर्टी। अब हम देखते हैं कि एक फैमिली में जब वहाँ पॉवर्टी होती है और पुअर न्यूट्रिशन होता है तो उनके जो बच्चे होते हैं उसमें जो बच्चे बड़े हो रहे होते हैं उनको अंडर नॉरिशमेंट मिलती है। अब ये जो इन्फेंट हैं पुअर न्यूट्रिशन के कारण उनका ग्रोथ अफेक्ट होता है। अब ये बच्चे जब बड़े होंगे तो उनको क्रॉनिक डिजीज़ होगा और इसके कारण उनकी लर्निंग कैपेसिटी वह भी प्रभावित होगी, स्कूल ड्रॉप आउट्स बढ़ जाएगा। आगे हम देखते हैं यही बच्चे जब बड़े होंगे तो उनके पास लैक ऑफ एजुकेशन होता है, वह वायलेंस और कॉन्फ्लिक्ट में इंडल्ज होंगे और इसके कारण फाइनेंशियल एंड अदर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी उनके लिए लिमिटेड हो जाती हैं और इस तरह से वापस वो पॉवर्टी के शिकार हो जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं यह साइकिल रिपीट करते रहती है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस ग्लोबल हंगर क्राइसिस। द फर्स्ट वन इज इन्वेस्टिंग इन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जिस रीजन में होता हो चला जाता है वहाँ पर इनइक्वालिटी कम होती चली जाती है। लोगों के लिए जो भोजन है, फूड है, वो एफोर्डेबल और एसेसिबल होता हुआ चला जाता है और हमें हंगर को भी कम करने में मदद मिलती है। स्टेबलाइज द ग्लोबल मार्केट। हमें वॉलेटिलिटी और जो अनसर्टेनिटी है कमोडिटी प्राइसेस का उसे भी कम करना होगा। दुनिया भर में आज हम देख रहे हैं कि फर्टिलाइज़र की कमी पड़ रही है। इससे किसान बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। बड़े किसानों को हो सकता है कुछ हद तक इस शॉक को झेल भी लें, लेकिन स्मॉल फार्मर्स जो हैं उनके लिए यह सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होती है कि वह अपने खेत के लिए जो है फर्टिलाइज़र का भी इंतज़ाम नहीं कर पा रहे हैं। और इसके लिए कहीं ना कहीं हम देखें घुर फिर के एक ही बात सामने आती है कि जो आज के दौर में एक जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच, यह भी दुनिया में फर्टिलाइज़र के शॉर्टेज के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। तो हमें इस चीज़ को भी टैकल करना होगा। फूड इज़ अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट और ये जब फंडामेंटल ह्यूमन राइट हम इसे बताते हैं तो इमीडिएट जो सॉल्यूशन है उसका हम दे सकते हैं ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के द्वारा, जो कि भारत ने किया है अफ़गानिस्तान के केस में। और इस काम से रोकने के लिए पाकिस्तान ने बहुत कोशिश भी की ताकि भारत का जो गेहूं है वो अफ़गानिस्तान ना पहुंच पाए, लेकिन हमने तमाम मुश्किलों के बावजूद डिफरेंट फॉरम्स पे निगोशिएशन के द्वारा यह इंश्योर किया कि हमारा जो गेहूं है वो अफ़गानिस्तान तक पहुँचे। कंट्री स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज भी हमें यहाँ देखने होंगे। लाइक फॉर यमन वी हैव टू फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग द की इनएफिशिएंसीज इन द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द फूड सिस्टम। और हैती की बात करें तो वहाँ हमें ध्यान देना होगा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी पे, लाइवलीहुड को इम्प्रूव करने पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगला है पॉलिटिकल विल। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें यदि हंगर को ख़त्म करना है तो इसके लिए सिर्फ मनी एनफ नहीं होगा, पॉलिटिकल विल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खास करके यमन, इथियोपिया, साउथ सूडान इन जैसे देशों के लिए तो पॉलिटिकल विल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक कि वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम ये नहीं चाहेगा वहाँ कभी हंगर ख़त्म नहीं हो सकता। एंड एक बात और है कि हम जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट अपना हुआ था जिसके तहत हम दुनिया के टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही बढ़ना अलाउ कर रहे थे कि इससे ज़्यादा हम नहीं बढ़ने देंगे, और इसके लिए हमने अपने अपने जो है सो इंटेंशनली नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन अपना करना था। अब ये जब तक पॉलिटिकल सिस्टम जो है उस देश का वह इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, वह इसे शिद्दत से लागू नहीं करेगा, तब तक हम जो हंगर का जो रूट काउज है क्लाइमेट चेंज उस पर विजय नहीं पा सकते हैं। FAO बोलता है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसका कहना है कि पूरी दुनिया को शिफ्ट करना होगा टुवार्ड्स बेटर प्रिवेंशन, एंटिसिपेशन एंड टारगेटिंग फॉर एड्रेसिंग द रूट काउजेज ऑफ फूड क्राइसिस। तो ये गोलमोल बात ही करता है, काम कुछ खास FAO नहीं कर पा रहा है। वे फॉरवर्ड एंड द फर्स्ट वन इज नीड टू हैव एन इंटीग्रेटेड अप्रोच। स्ट्रक्चरल रूरल पॉवर्टी, मार्जिनलाइजेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ और फ्रेजाइल फूड सिस्टम, इनको हम देख सकते हैं कि ये रूट काउजेज ऑफ फूड क्राइसिस हैं और इनको सस्टेनेबली एड्रेस करने के लिए हमको इंटीग्रेटेड अप्रोच की ज़रूरत पड़ेगी। जो स्मॉल होल्डर फार्मर्स होते हैं वो फ्रंट लाइन ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स देने वाले लोग हैं
और इसलिए इनको प्रायोरिटाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कोऑर्डिनेटेड अप्रोच की हम बात करते हैं। अभी जितने भी ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट और पीस कीपिंग एक्टिविटीज़ हैं वो हॉलिस्टिक मैनर में जो इंटेंडेड जो इसके बेनिफिशियरी हैं उन तक पहुंच सके ये सारे हेल्प, उसके लिए हमें कोऑर्डिनेटेड अप्रोच की ज़रूरत पड़ेगी। यह है एक अंतिम 3x3 अप्रोच। यह बहुत ही यूनिक है। यहाँ 3 डायमेंशंस को हम 3 लेवल पे इम्प्लीमेंट करते हैं। ये 3 डायमेंशन कौन कौन हैं तो हम देखते हैं अगले स्लाइड में। दिस 3 डायमेंशंस आर understanding the food crisis, the first one. The second dimension is leveraging a strategic investment into food security, nutrition and agriculture. And the third dimension is going beyond food. और इन तीनों डायमेंशन को हमें 3 लेवल पे इम्प्लीमेंट करना होगा, ग्लोबल लेवल पर भी, नेशनल लेवल पर भी और फिर रीजनल लेवल पर। और इस तरह से हम इसको एड्रेस कर सकते हैं। अब इस पूरे टॉपिक को हम कंक्लूड कर रहे हैं कि देयर शुड बी ग्लोबल सॉलिडारिटी टू हेल्प ऑल पॉपुलेशंस एंड स्पेशली द मोस्ट वल्नरेबल टू रिकवर फ्रॉम द क्राइसिस टू मेक फूड सिस्टम मोर रेजिलियंट एंड रोबस्ट। और इसके कारण हमें क्या होगा, इट विल हेल्प अस इन अचीविंग SDG 2 टू एंड हंगर। SDG गोल का भी हमने यहाँ जिक्र कर दिया विच इज़ रिलेटेड टू एंड हंगर। तो इस तरह से यह टॉपिक समाप्त होता है यहाँ पे। सो थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए सो दैट कि जो इंटेंडेड बेनिफिशियरी हो सकते हैं इस कोर्स के उन तक यह वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।